दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में बात की कि बोन जॉइंट क्या होता है, बोन जॉइंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमने आर्थराइटिस के बारे में बात की, ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, किस तरह से आर्टिकुलर कार्टिलेज एक जॉइंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बोन जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज मेजर रोल प्ले करता है। यह एक कुशन की तरह की स्ट्रक्चर होती है जो बोन्स को आपस में रबिंग से बचाती है, बोन्स को फ्रिक्शन से बचाती है। अगर कार्टिलेज लॉस हो जाए तो बोन्स आपस में फ्रिक्शन करती है और बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मैकेनिकल इंजरी, ओबेसिटी के कारण हमारी बॉडी में वियर एंड टियर बढ़ जाता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज एक सैक की तरह की स्ट्रक्चर में रहता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसको हम साइनोवियल कैविटी भी बोलते हैं। और ये साइनोवियल फ्लूइड वाइल प्रेशर ऑन द बोन्स, और हम कह सकते हैं कि बोन्स पे प्रेशर पड़ने पर इनकी रबिंग नहीं होने देता, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। बट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इंजरी, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी और ओबेसिटी, ये फ्रिक्शन बढ़ सकती है और कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। और कार्टिलेज डैमेज होने के बाद साइनोवियल फ्लूइड में आ जाता है और साइनोवियल फ्लूइड से ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आर्टिकल कार्टिलेज बना किस चीज का है। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा कि ये कोलेजन पेप्टाइड 2 से बना होता है। कोलेजन हमारी बॉडी में 8 से 27 तरह के होते हैं। कोलेजन बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज बनाने में काम आते हैं। बट मेजरली जो कि कार्टिलेज हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पोर्शन है, हर जॉइंट का, चाहे वो फिंगर का जॉइंट है, चाहे नी का जॉइंट है, चाहे शोल्डर का जॉइंट है, किसी भी जॉइंट में कार्टिलेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो कार्टिलेज किससे बना है? कोलेजन पेप्टाइड 2 से। इसी तरह से स्किन के लिए डिफरेंट कार्टिलेज है, टेंडन्स के लिए डिफरेंट कार्टिलेज है। अब हमने जो पढ़ा कि जब कार्टिलेज ब्रेक होते हैं तो जो कार्टिलेज ब्रेक होने के बाद जो कोलेजन पेप्टाइड और प्रोटीन्स का हिस्सा उनमें से टूटकर साइनोवियल फ्लूइड में आया, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। इसको बोलते हैं एंडोजिनस कार्टिलेज या एंडोजिनस कोलेजन पेप्टाइड 2। जैसे ही एंडोजिनस मटेरियल बॉडी में सिक्रीट होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उस एंडोजिनस कार्टिलेज या एंडोजिनस कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए और एंडोजिनस कोलेजन पेप्टाइड 2 को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हर स्पेसिफिक एंडोजिनस पार्टिकल के लिए एक स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हमारी इंटेस्टाइन में एक प्रेयर्स जोन का हिस्सा रहता है जिसमें प्रेयर्स, जिसको हम प्रेयर्स पैच बोलते हैं, प्रेयर्स पैच पर्टिकुलरली एंडोजिनस कोलेजन 2 को कंट्रोल करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है। अब बॉडी में एंडोजिनस कोलेजन की शेप एंड साइज तो कोलेजन पेप्टाइड 2 ही है। जब वो प्रेयर्स पैच इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, वो एंडोजिनस कोलेजन पेप्टाइड 2 के साथ साथ जो हेल्दी कोलेजन पेप्टाइड 2 है, यानी कि हेल्दी कार्टिलेज 2 है, उसको भी डैमेज कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है और प्रेयर्स पैच बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एंडोजिनस कार्टिलेज के साथ साथ कार्टिलेज को भी इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में बॉडी के हर जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, पेन रहती है, स्वेलिंग रहती है और कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स।
उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें कि ऑटोइम्यून नहीं होता बट अगेन इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब आप समझिए इसको, जैसे ही कार्टिलेज डैमेज होगा एंडोजिनस इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। एंडोजिनस कोलेजन पेप्टाइड 2 को डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑटोइम्यून मतलब इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा प्रेयर्स पैच से, और वो जब उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा वो हेल्दी कोलेजन पेप्टाइड 2 को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो नोटोरियस चीज क्या है? हमारा प्रेयर्स पैच में होने वाला इम्यून रिस्पॉन्स। अगर इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जाए तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को, रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट डैमेज हुए हुए पार्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। प्लीज रिमेंबर। तो नेचुरल, दिस इज ए न्यूट्रा प्रोडक्ट, दिस इज मीन्स दैट इज ए न्यूट्रिशन। कोलेजन पेप्टाइड 2 इज ए न्यूट्रिशनल एलिमेंट लाइक अदर प्रोटीन्स। ये भी एक एंजाइम है, हमको ये समझना पड़ेगा। अभी जो हम एपीजॉइंट लॉन्च कर रहे हैं, एपीजॉइंट इज ए अनडीनेचर्ड, नेटिव अनडीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2 40 मिलीग्राम कैप्सूल। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देयर इज 2 टाइप ऑफ कोलेजन पेप्टाइड 2 माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 1 इज denatured collagen peptide 2. Number 2 is native undenatured collagen peptide 2. अब टर्मिनोलॉजी को समझिए। डीनेचर्ड का मतलब जो नेचुरल कोलेजन पेप्टाइड 2 है उसको कहीं ना कहीं अनडीनेचर्ड किया गया, वो नेचुरल नहीं रहा, उसका ब्रेकडाउन किया गया। ये हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में होता है। अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो कोलेजन पेप्टाइड 2 दो तरीके के अवेलेबल हैं। 2008-9 में सबसे पहले आया हाइड्रोलाइज्ड डीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2। 2016-17 में आया नेटिव अनडीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2। अब ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नेटिव अनडीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2 है, नेटिव अनडीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2 है, ये एक बायोलॉजिकल फॉर्म है कोलेजन पेप्टाइड की। ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है। जैसे डीएनए डबल हेलिक्स होता है, वैसे ट्रिपल हेलिक्स मतलब 3 सीढ़ियों के नुमा ये स्ट्रक्चर होती है। और जो अनडीनेचर्ड यानी कि नेटिव अनडीनेचर्ड यानी कि एपीजॉइंट जो है, एपीजॉइंट इम्यून मेडिएटेड प्रोसेस पर एक्ट करता है। जो हमने किया ना, प्रेयर्स पैच से इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। जब हम माउथ के थ्रू ओरली कैप्सूल लेते हैं तो वो स्टमक में इंटीग्रेट नहीं होता, वो सीधा जाके इंटेस्टाइन में प्रेयर्स पैच पे जाके एक्ट करता है और प्रेयर्स पैच में होने वाली इम्यून मॉड्यूलेशन को वो कंट्रोल कर देता है। हमने जो पीछे पढ़ा कि मेजर कॉज क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2। कौन से? एंडोजिनस। तो जब उसने उसको कंट्रोल कर दिया, उस एक्शन को स्विच ऑफ कर दिया, तो फर्दर डैमेज होना बंद हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ से हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड 2 की। उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड डीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2। जब इस प्रोसेस में नेचुरल कोलेजन को हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे एंजाइम्स में, छोटी चेन्स में, तो उस फॉर्म को बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड डीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2। हाइड्रोलाइज्ड डीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड की अगर हम क्वालिटी देखें, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज ए वेरी गुड न्यूट्रिशन। अगर 10 ग्राम हाइड्रोलाइज्ड डीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड
2 डेली दिया जाए तो दिस इज वेरी गुड कोलेजन पेप्टाइड 2। 10 ग्राम की डोज डेली इसकी चाहिए। ये कोलेजन पेप्टाइड 2 की न्यूट्रिशन वैल्यू को किसी हद तक ठीक कर सकती है और कार्टिलेज की रिपेयर में हेल्प कर सकती है। बट दूसरी तरफ अनडीनेचर्ड यानी कि एपीजॉइंट की अगर डोज 40 मिलीग्राम की दी जाए तो वो डीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2 यानी कि हाइड्रोलाइज कोलेजन पेप्टाइड 2 की 10 ग्राम की डोसेस के बराबर मानी जाती है। अगर 10 ग्राम कोलेजन पेप्टाइड 2 दिया जाए तो पेशेंट को नोशिया वॉमिटिंग होने की पूरी संभावना रहती है। बट एपीजॉइंट से नोशिया और वॉमिटिंग होने की संभावना नहीं रहती है। सो माय डियर फ्रेंड, द बेसिक डिफरेंस इन हाइड्रोलाइज्ड एंड नेटिव अनडीनेचर्ड कोलेजन पेप्टाइड 2 इज दैट कि ये एपीजॉइंट जो है ये प्रेयर्स पैच को स्विच ऑफ करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, जबकि जो हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड 2 है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में कोलेजन पेप्टाइड 2 की न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करके कार्टिलेज पर एक्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको समझना पड़ेगा। डिस्कस करने के लिए हमको पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। मैंने आपसे इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स पॉइंट की बात की है। प्लीज़ इसे अंडरस्टैंड करें और तैयारी के साथ आएं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। गुड लक फॉर एपीजॉइंट, डिजिलोन, एपिलॉग एंड एपिलॉग O. Thank you very much.